मकान की एक जानिब झुका हुआ लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैं बगैर सोचे समझे उसमें दाखिल हो गया। ड्यूटी नीम तारीख थी। सामने तंग जीना ऊपर वाली मंजिल को जाता था। मैं एक लम्हे के लिए वहां रुक गया। ऊपर से किसी की धीमी सी आवाज आई, चले आओ। मैंने सोचा ये कोई जाल तो नहीं है। फिर खुफिया कोड का ख्याल आया जिसमें गधे वाले किसान ने मुझसे बात की थी। ये खुफिया कोड ऐसा था जो सिवाय मेरे, सादिया और डॉक्टर इकाद के चौथा वही शख्स जान सकता था जो हमारा एजेंट हो। मैं नीम तारीख जीने की सीढ़ियां चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल में एक छोटा सा कमरा था जिसके फर्श पर पुराना कालीन बिछा था। एक तरफ लकड़ी के 2 खोखे पड़े थे। बाजार वाली खिड़की बंद थी और उसके पास ही एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की तख्ती पर खुदे हुए फूलों की चाकू से नोट पलक दुरुस्त कर रहा था। उसने लंबा चौड़ा और यहूदियों वाली टोपी पहन रखी थी। उसके आगे कॉफी की चैनक पड़ी थी। उसने मेरी तरफ ऐनक के पीछे से देखा और बोला, तुम्हारा माल तैयार है, जहाँ बैठो, कॉफी पियो, मैं तुम्हारा माल दूसरे कमरे से लाता। वो उठकर दूसरे कमरे का पर्दा उठाकर अंदर चला गया। मैं खामोशी से कालीन पर बैठ गया। कमरे में रोशनी सिर्फ 2 रोशनदानों से ही आ रही थी। बाजार वाली दोनों खिड़कियां बंद थी। मैं सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे किस लिए बुलाया है। एक तरफ से मुझे हौसला भी हुआ था कि मेरे आदमी यहाँ मौजूद हैं और अब मुझे यहाँ से निकलने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरवाजे का पर्दा एक तरफ हटा और मेरे सामने स्याह आंखों और नीम सुनहरी बालों वाली फलस्तीनी मुजाहिदा और मेरी देरी नशाती सादिया खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने इशारे से मुझे अंदर आने को कहा। दूसरा कमरा बहुत ही छोटा था। सिर्फ एक पलंग और एक मेज बिछी थी। अंदर दाखिल होते ही मैंने बेख्तियार होकर पूछा कि वो यहाँ कैसे आ गई। सादिया ने कदीम यहूदी औरतों वाला लिबास पहन रखा था। उसने बताया कि वो सुबह की पहली फ्लाइट में यरूशलेम से यहाँ आई है। बोली, हम कई रोज से तुम्हारी तलाश में थे। हमने तुम्हारी तस्वीर यहाँ भी अपने आदमियों को भेज दी थी। कल रात मुझे इतला मिली कि तुम हैफा के एक कमांडर के बंगले में किसी औरत के साथ ठहरे हुए हो। मैंने पिछले पहर की फ्लाइट पकड़ी और यहाँ गई। मुझे अफसोस है आमिर कि तुम उस वक्त मिशन को खैरबाद कह रहे हो जब तुम्हारे मुल्क और हमारे कॉज को तुम्हारी अशद जरूरत है। मैं उसका मुंह तकने लगा। मैं समझा नहीं, जरा खुलकर बात करो। सादिया बोली, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ से फरार होने का मंसूबा बना रहे हो, मगर क्या तुम्हारा वो मिशन मुकम्मल हो गया है जिसको तुम लेकर इस मुल्क में दाखिल हुए थे? क्या तुमने पाकिस्तानी सिफारतकार की नौजवान बेटी सोनिया को दुश्मन के चुंगल से छुड़ाकर अपने वतन पहुंचा दिया? शायद तुम नहीं जानते कि सोनिया के बाप को काहिरा में किसी गुमनाम शख्स ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। इस वक्त सोनिया की माँ अपनी बेटी और खामद के गम को सीने में लिए अस्पताल में बिस्तर मर्ग पर पड़ी है। इसराइली हुकूमत ने सोनिया के बदले 4 ऐसे इसराइली जासूसों की रिहाई का मुतालबा किया है जिन्हें काहिरा की हुकूमत किसी सूरत में भी रिहा नहीं करना चाहती। उनसे निहायत अहम मालूमात हासिल करने के बारे में पूछगिछ हो रही है। काहिरा को पाकिस्तानी हुकूमत से अपने ताल्लुकात का भी शदीद एहसास है और वो पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी को हर कीमत पर इसराइलियों की कैद से निकालकर पाकिस्तानी सफीर के हवाले करना चाहती है। इस अहम तरीन काम की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी, लेकिन तुम खुद इस मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हो। हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोक सकते। अगर तुमने वाकई जहाँ से निकल जाने का फैसला कर लिया है तो हम इस सिलसिले में भी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हारे चले जाने से तुम्हारी एक पाकिस्तानी लड़की पर जहाँ जो गुजरेगी तुम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अभी तक तो इसराइल की काहिरा गवर्नमेंट से गुफ्तो शनीब जारी है। जो ही ये नाकाम हुई, इसराइली सोनिया पर शर्मनाक तशद्दुद का सिलसिला शुरू कर देंगे और उसकी कटी फटी लाश ही काहिरा वापस जाएगी। सादिया की बातों से मेरा खून खौल उठा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि सादिया बोली, ये काम हमारे आदमी भी कर सकते थे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे के बाद शाम और मिस्र में शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं और शाम के वो कमांडोज जो इसराइल में खुफिया तौर पर बरसरे बहकार हैं, मिस्र की खातिर ये मिशन अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं। हमारे कमांडोज की ज्यादा तादाद सहराए सीना में इसराइलियों की रेशा दवानियों का मुकाबला कर रही है। बाकी हम यहाँ जो चंद एक एजेंट हैं उनमें से एक भी कमांडो नहीं है। और फिर इस मिशन में तुम्हारे वतन पाक की इज्जत और हुर्मत भी वाबस्ता है। अगर तुम किसी तरह पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी सोनिया को इसराइलियों के पंजाए इस्तबदाद से निकाल कर ले गए तो जरा सोचो तुम्हारे मुल्क की किस कदर नेकनामी होगी और एक ऐसी माँ को नई जिंदगी भी मिल जाएगी जो अपनी बेटी के गम में इस वक्त काहिरा के अस्पताल में पड़ी है। मैंने सादिया का हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी आंखों से लगाया और कहा, सादिया, इससे ज्यादा सुनने की मुझ में ताकत नहीं। खुदा के लिए खामोश हो जाओ। सुनो, मैं अपने वतन पाक और तुम्हारी कसम खाकर अहद करता हूँ कि जब तक सोनिया को इसराइलियों के कब्जे से छुड़ाकर काहिरा नहीं पहुंचा लेता चैन से नहीं बैठूंगा। सादिया बहुत खुश हुई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, आमिर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब हमें यकीन है कि सोनिया की जिंदगी और इज्जत बच जाएगी, क्योंकि तुम एक बहादुर और तजुर्बाकार कमांडो हो। तुम उसे मौत के मुंह से निकाल लाओगे। मैंने सादिया से पूछा कि क्या उसे मालूम है कि सोनिया को इसराइली इंटेलिजेंस ने कहाँ कैद किया हुआ है। सादिया ने जवाब दिया, हमने इस सिलसिले में अपने जराए से जो मुसद्दिका इत्तलात हासिल की है उनके मुताबिक सोनिया को भारत के मालदीव के करीब जजायर में से किसी एक जजीरे पर रखा गया है। तुम भी जानते हो कि इसराइल के भारत के साथ गहरे दोस्ती
दोस्ताना रवाबित है और दोनों मुल्क अपने मुश्तरका दुश्मन जानी तुम्हारे वतन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में एक दूसरे के साथ होते हैं। चुनांचे इस मसले में भी भारत ने इसराइली हुकूमत से ताउन करते हुए मालदीव का चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ एक छोटा सा जजीरा मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर दिया है। उस जजीरे पर इसराइल ने अपनी सिक्योरिटी गार्ड मुतय्यन कर रखी है। जजीरे के इर्द गिर्द इंडियन कोस्टल गार्ड के ट्रेलर भी गश्त करते रहते हैं और उनकी साहिल पर चौकियां भी हैं। लेकिन जजीरे के अंदर इसराइली हुकूमत का नज़्म नस्क चलता है। वहाँ खारदार तारे लगाकर उन्होंने एक छोटा सा कैदी कैंप बना रखा है जहाँ इसराइली हिज़्ब इख्तिलाफ के ऐसे सियासी मुखालिफ भी कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं जिनके बारे में इसराइली हुकूमत ने ये ऐलान कर रखा है कि वो जिलावतन होने के बाद अपनी मर्जी से अर्जेंटाइन या स्विट्जरलैंड चले गए हैं, लेकिन हकीकत में वो मालदीव के उसी जहन्नमी जजीरे में मौत से बदतर जिंदगी बसर कर रहे हैं। सोनिया भी उसी कैंप के किसी तय खाने में कैद है। मैंने साथिया की बात काटते हुए सवाल किया कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कौन से जरा इस्तेमाल करने होंगे। साथिया बोई, अगर तुम किसी तरह बहरी जहाज में सवार होकर मालदीव के जजायर तक पहुंच भी गए तो तुम्हारे लिए उस इसराइली जजीरे तक पहुंचना नामुमकिन होगा और हो सकता है कि अगर तुम पहुंच भी जाओ तो तुम्हें बहुत सा वक्त लग जाए और वक्त अब हमारे पास नहीं है। इसके अलावा इस गुमनाम इसराइली जजीरे पर किसी भी अजनबी शख्स को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। उस जजीरे के बारे में ऐसी इत्तलात भी हमें मिली हैं कि यहूदियों ने भारत की मदद से वहां एक खुफिया एटमी प्लांट लगा रखा है जहां यूरेनियम पर किसी इंतहाई ताकतवर और मोहलक तरीन तवानाई के हुसूल के लिए तजुर्बे हो रहे हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ सोनिया को वहां से निकालना है। लेकिन एक आसानी ये भी है कि तुम खुद उसी बरे आजम के रहने वाले हो और जुनूबी भारत की तमिल जबान बड़ी रवानी से बोल लेते हो। मैं गहरी सोच में था। सादिया ने कहा, क्या तुम जहनी तौर पर इस मिशन के लिए तैयार हो? अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी हिचकिचाहट है तो तुम इस मिशन से दस्तबरदार हो सकते हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने आहनी अज़्म के साथ कहा कि मैं अपने वतन पाक की बेटी की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मेरे जैसा कमांडो जब वतन पर जान कुर्बान करता है तो उसका मिशन मुकम्मल हो चुका होता है। सादिया बहुत खुश हुई। वो पहले ही पाकिस्तानी फौज के जियालों की बहादुरी और खास तौर पर पाकिस्तानी कमांडोज की जुर्रत और दलेरी से मुतासिर थी। जब मैंने उससे इस्तफसार किया कि मैं किस तरीके से मालदीव के इसराइली जजीरे तक पहुंचने में कामयाब हो सकता हूँ तो उसने कहा, इस ज़मन में भी हमने पूरी मालूमात हासिल कर ली हैं। इन मालूमात के मुताबिक जहाँ हैफा के एक फौजी एयरपोर्ट से महीने में एक बार एक सप्लाई कार्गो तैयारा इसराइल के मालदीपी जजीरे में जाता है। ये फौजी कार्गो तैयारा होता है। उसमें वहाँ की यहूदी सिक्योरिटी फोर्स और कैदी कैंप के मुलाजिमों के लिए रसद और खुराक, कपड़े, जैतून का तेल, खुश्क और ताज़ा फल और यहाँ की खास सब्जियां ले जाई जाती हैं। अगर तुम किसी तरह उस कार्गो तैयारे में सवार होने में कामयाब हो जाओ तो तुम ऐन दुश्मन के पेट के अंदर पहुंच जाओगे, क्योंकि ये इसराइली कार्गो तैयारा इसराइली जजीरे में ही जाकर उतरता है और फिर वहीं से अगली रात सिक्योरिटी फोर्स के उन अफसरों की बीवियों को लेकर वापस आ जाता है जो एक माह वहां गुजारने के लिए गई होती है। मैंने कहा कि मैं इस तैयारे में कैसे सवार हो सकूंगा, वहां तो जबरदस्त पहरा होगा। सादिया कहने लगी, इसका भी हमने इंतजाम कर लिया है और वो ये है कि हमारे 2 एजेंट जो यहाँ यहूदी ठेकेदार बनकर रह रहे हैं इस बात की कोशिश में है कि भारी रिश्वत देकर असली यहूदी ठेकेदार को राजी किया जाए कि इस बार हमें भी कुछ खुश्क मेवे सप्लाई करने का ऑर्डर दिया जाए। हमारे एजेंट चूंकि यहाँ फौज को बाकायदा खुराक सप्लाई करने का कारोबार करते हैं इसलिए उन पर कोई शक भी नहीं कर सकता कि हमारा असल मकसद क्या है। मुझे यकीन है कि रिश्वत से हमारा काम निकल आएगा। ये कौम रिश्वत की दीवानी है। मैंने कुछ मुतहय्यर होकर पूछा कि खुश्क मेवाजात की सप्लाई से मेरे मिशन का क्या ताल्लुक हो सकता है। सादिया मुस्कुराई, कहने लगी, ताल्लुक ये है कि जब हमें खुश्क मेवा सप्लाई करने का ऑर्डर मिल गया तो खुश्क मेवाजात की 5 पेटियां होंगी जिनमें से एक पेटी में खुश्क मेवाजात की जगह तुम बंद होगे। मैं अपनी जगह से उछल गया। ये कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब है कि मैं लकड़ी के बक्स में बंद होकर जजायर मालदीव तक का सफर कैसे करूंगा? साथिया कहने लगी, हैफा से मालदीव के इसराइली जजीरे तक का हवाई सफर वैसे तो 10 घंटों का है, मगर कार्गो तैयारे की रफ्तार कम होती है, इसलिए तुम्हें सिर्फ 12 घंटे बक्स के अंदर बंद रहना होगा। मगर बक्स में तुम्हारे आराम का पूरा बंदोबस्त होगा। तुम्हें ताज़ा हवा भी आती रहेगी। तुम्हारे लिए अंदर मशरूब होगा, सैंडविचेस भी होंगे। बस तुम्हें 12 घंटे बिल्कुल सीधे लेटे रहना होगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसे बहादुर कमांडोस के लिए ये कोई खास मुश्किल काम नहीं। क्या ख्याल है? मैं कैसे इनकार कर सकता था? मुझे इनकार करना भी नहीं चाहिए था और मैं इनकार करना भी नहीं चाहता था। मैंने पुरअज़्म अंदाज में हामी भरी और कहा कि अपने वतन पाक की इज्जत की खातिर अगर मुझे हमेशा के लिए कब्र में भी लेटना पड़े तो मैं उसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। सादिया ने इत्मीनान का सांस लिया और उसका चेहरा खुशी और फख्र से दमक उठा। मुझे तुमसे यही तवक्को थी। अब मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी हिदायत देना चाहती हूँ। पहली बात तो यह है कि तुम जिस जगह ठहरे हुए हो वहाँ से तुम्हें फ़ौरन निकल कर यहाँ आना होगा। मैं हैरान हूँ कि अभी तक कमांडर हिबाश को तुम्हारे बारे में इत्तलात क्यों नहीं मिल सकी।
तुम्हारी तस्वीर तो बहरिया, फ़ज़ाइया और आर्मी के तमाम दफातर में गर्दिश कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अब इसी जगह रह जाओ और वापस मत जाओ, क्योंकि इसी जगह से तुम्हारा मालदीव तक का सफ़र शुरू होगा। जाने क्यों मैं नुमाश को मिलना चाहता था, और फिर जबकि अभी तक मेरा राज वहाँ तश्तसबाम नहीं हुआ था, तो मेरे लिए एक बार वहाँ जाना कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं थी। सादिया से मैंने अपने दिए का इजहार किया तो वो बोली, नुमाश से तुम्हारा कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं है। मैंने सादिया से कहा कि नुमाश ने मेरी खातिर अपना घर छोड़ दिया है। हो सकता है अगर मैं उसकी ज़िंदगी में दाखिल ना होता तो वो अपने खामद को न छोड़ती और किसी न किसी तरह ज़िंदगी बसर करती रहती। मैं उससे दो एक बातें करना अपना इखलाकी फरीज़ा समझता हूँ। सादिया ने एक पल के लिए खामोशी इख्तियार कर ली, फिर अपने लंबे कुर्ते की जेब से एक छोटा सा जर्मन ऑटोमेटिक पिस्टल निकाल कर मुझे दिया और कहा, इसका चैम्बर लोड है, इसे अपने पास रखो। मैं तुम्हें इसी जगह मिलूंगी। शाहनशीन में बाहर जो बूढ़ा बैठा है वो हमारा ही आदमी है। उसका नाम जयकाश है। वो नवादरात की मुरम्मत और उन पर रंग रोगन का काम करता है। खैर, तुम कब तक वापस आ जाओगे? मैंने पिस्तौल अपने लंबे कुर्ते की जेब में रख लिया और कहा, शाम तक वापस आ जाऊंगा। सादिया कहने लगी, दिल नहीं मानता कि तुम जाओ, वहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम इसरार कर रहे हो तो मैं यही कहूंगी कि अपनी हिफाजत करना। जब तक तुम वापस नहीं आओगे मुझे फिक्र रहेगी। जिस नीली गाड़ी में तुम आए हो उसमें वापस जाना। ये गाड़ी तुम्हें हेब्रॉन इंटरसेक्शन पर उतार देगी। ड्राइवर से कह देना कि वो 1 घंटे बाद उसी जगह वापस आ जाए, मगर तुम्हें 1 घंटे से ज्यादा कमांडर हिबाश के बंगले पर नहीं ठहरना। मैंने सादिया को तसल्ली दी कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैं उसके पास हूँगा। उसने आहिस्ता से कहा, अब तुम जा सकते हो। मैं खामोशी से पर्दा उठाकर शाहनशीन में आ गया। बूढ़ा जयकाश उसी तरह अपने काम में मुनहमिक खिड़की के पास कालीन पर बैठा था। उसने मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की भी जहमत गवारा न की। मैं नीम तारीख जीने से उतरकर छते हुए बाजार में आ गया। बाजार में उसी तरह रौनक थी, दुकानों पर रश था। ये बाजार नवादरात की फरोख्त के लिए मखसूस था। कोई दुकान ऐसी न थी जिस पर सयाहों की भीड़ न लगी हो। मैं अपने ध्यान में बाजार में से गुजरता गया। बाहर बोसीदा दीवार के पास नीली गाड़ी उसी तरह खड़ी थी। सफेद रीश ड्राइवर अगली सीट पर खामोश बुत की तरह बैठा था। मैं गाड़ी के करीब गया तो उसने पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बार फिर उन्हीं बाजारों में से गुजर रही थी जिनसे गुजरकर हम आए थे। दिन ढलने लगा था। धूप फीकी पड़कर सुनहरी होने लगी थी। जैली सड़कों पर से होते हुए गाड़ी बड़ी सड़क पर आ गई। यहाँ से 15 मिनट का तवील सफर शुरू हुआ। बिलाखिर हेब्रॉन इंटरसेक्शन वाला चौक आ गया। नीली गाड़ी चौक के पार दूर जाकर फुटपाथ के साथ लगकर रुक गई। मैंने ड्राइवर को आहिस्ता से कहा कि वो 1 घंटे बाद उसी जगह आ जाए। ड्राइवर ने आहिस्ता से अस्बात में सर हिला दिया। मैं गाड़ी से निकलकर फुटपाथ पर एक तरफ चल पड़ा। मुझे पीछे गाड़ी के गियर लगने की आवाज सुनाई दी। फिर ये आवाज मुझसे दूर होती चली गई। सड़कों से मैं वाकिफ हो गया था। बाएं जानिब वाली सड़क से होता हुआ मैं उसी मकाम पर आ गया जहां आगे नशीब था। उसे आगे कमांडर हिबाश वाले बंगले की आबादी शुरू होती थी। मैं ऊंचाई पर खड़ा था। ढलान जहां खत्म होती थी वहां से छोटी सड़क बंगले की तरफ घूम जाती थी। उस मोड़ पर पाम की छतरियों वाले दरख्तों की कतार की वजह से वहां कमांडर हिबाश का बंगला नजर नहीं आता था। मुझे सादिया ने ऐसे वहम में डाल दिया था कि लगता था कि बंगले में मिलिट्री मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल को मजबूती से पकड़ रखा था। नशेब से उतरकर पाम के दरख्तों का मोड़ काटा तो रुककर बंगले की तरफ निगाह डाली। छोटी सड़क दूर तक खाली थी। हिबाश की जीप भी नहीं थी। शायद वो दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करके चला गया था। मैं सड़क पर चलने लगा। असल बात यह थी कि नुमाश के लिए मेरे दिल में इस कदर रहम का जज्बा था कि मुझे इस तसव्वुर से ही शदीद नदामत का एहसास हो रहा था कि मैं उसे अचानक छोड़कर चला जाऊं। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि एक बार उससे मिलकर उसे ये कह दूं कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। इस तरह से कम इतना जरूर होगा कि मेरे अचानक चले जाने से उसे आधा सदमा होगा और मेरा ज़मीर भी मुझे मलामत नहीं करेगा। यही एहसास मुझे वापस उसके पास ले आया था, वरना मैं कभी उधर का रुख न करता, क्योंकि बहरहाल जहाँ मेरे लिए खतरा ही खतरा था। बंगले का खुदकार उफल वाला दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो देखा कि वो खाली था। किचन का भी दरवाज़ा खुला था, मगर साइदा या कोई भी नौकर वहाँ पर नहीं था। न जाने क्यों मुझे वहाँ की फ़ज़ा मशकूक सी लगी। मेरी छठी हिस्स एकदम बेदार हो गई। मुझे साइदा की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ हमारे वाले बेडरूम से आ रही थी। मैं उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बढ़ा। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। साइदा की आवाज़ आ रही थी। वो कह रही थी, मुझे खुद भी यकीन नहीं आता नुमाश, मगर हिबाश गलत बात नहीं कह सकता। उसने पूरी तहकीक के बाद ये फ़ोन किया है। मेरे कान खड़े हो गए। ज़रूर कोई ख़तरनाक बात थी। नुमाश की उदास आवाज़ सुनाई दी, शायद तुम किसी तरह आलसी कोल को बचा लो, वो मेरा खामद बनने वाला है। उसके बगैर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अब मुझे किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। मैं पीछे पलटकर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा राज फाश हो चुका था। मैं अभी ड्राइंग रूम के अध खुले दरवाजे के नज़दीक ही पहुंचा था कि बाहर किसी जीप के रुकने की आवाज़ आई। फिर जैसे फौजी बूटों वाले जवान धड़ाक धड़ाक से बाहर कूदे। मैंने वहीं से छूट लगाई और घबराहट में अपने बेडरूम में जाने की बजाय किचन की तरफ निकल गया।